हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की पोएम। तो पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहले पोएम को पढ़ लेते हैं, फिर उसके मीनिंग सीखते हैं और उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। डस्ट ऑफ स्नो. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. The poem Dust of Snow is written by Robert Frost. You know Robert Frost is a nature poet. तो देखो बच्चों, The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. सबसे पहले इस फर्स्ट स्टेंजा में देखते हैं, क्रो वर्ड आया है। क्रो नॉर्मली कोई भी पोएट क्रो वगैरह ऐसे बर्ड्स को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि क्रो वर्ड है जो सिंबल ऑफ ग्लूम, डेथ और सोरो, मतलब इसको अपशगुन माना जाता है, कोई पवित्र बर्ड का नाम नहीं माना जाता है। नॉर्मली पोएट अपनी पोएम्स में पैरट या स्पैरो वगैरह बर्ड्स को यूज करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड जो है वो है हेमलॉक। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है और उसको भी कोई अच्छा या शुभ ट्री नहीं माना जाता है, इसलिए नॉर्मली पोएट्स हेमलॉक ट्री को यूज नहीं करते हैं। नॉर्मली एप्पल ट्री या कुछ अच्छे जो दूसरे ट्रीज को अपनी पोएम्स में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट फ्रोस्ट ने इसमें क्रो को यूज किया है और हेमलॉक ट्री को यूज किया है। पर इसमें पोएट ने ये बताया है कि कुछ भी नेचर की कोई भी चीज बुरी नहीं होती है। अब हम फर्स्ट स्टेंजा का मीनिंग देखते हैं, जैसे द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। मीन्स पोएट कहीं से आ रहे थे और रास्ते में एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं और बैठ के एक क्रो उस ट्री पर बैठता है और उसको हेमलॉक ट्री को शेक कर देता है और डस्ट ऑफ स्नो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स, माइन्यूट पार्टिकल ऑफ स्नो उसके ऊपर पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। तो पहले स्टेंजा का मतलब है कि एक पोएट जो कि रॉबर्ट फ्रोस्ट है वो कहीं से आ रहे थे और वो हेमलॉक ट्री के नीचे आकर बैठ जाते हैं और एक क्रो आकर उस हेमलॉक ट्री पर बैठता है और उसको शेक कर देता है और डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिर जाती है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेंजा। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। इसमें र्यूड का मीनिंग है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब पश्चाताप में बैठना। अब देखो, हैज ए गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो गिरती है पोएट पे, तो पोएट का हार्ट, उसके दिल में मतलब चेंज आ जाता है, मतलब जो उसका मूड खराब था उस मूड में चेंज आ जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, मतलब पोएट जो दुखी था, जिसने अपना बहुत सारा समय उस दुख में, रिग्रेट में बैठ के बिता दिया, अब मूड में चेंज होने की वजह से उसका आधा दिन जो बचा है वो बर्बाद होने से बच जाता है। तो इस पोएम से पढ़ के ये पता लगता है कि नेचर में कुछ भी बुरा नहीं होता है। सब सारी नेचर, चाहे वो क्रो है चाहे हेमलॉक ट्री है, सब कुछ अच्छा होता है। नेचर में खुद अपने आप हील करने की पावर होती है। तो इसके बाद हम इसकी समरी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो बच्चों अभी हमने पोएम पढ़ी थी और अभी हम पोएम द डस्ट ऑफ स्नो की समरी पढ़ेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये आपको पता लग ही गया है कि ये 2 स्टेंजा की पोएम है और ये ब्यूटीफुल पोएम है और शॉर्ट पोएम है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। This poem tells that even a small, simple moment has large significance. Means एक छोटा सा मोमेंट, एक छोटा सा पल, उसकी भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। The poet has mentioned crow and hemlock tree in this poem.
पोएट ने इस लेसन में क्रो और हेमलॉक ट्री को मेंशन किया है, जिनको कि बहुत पवित्र नहीं समझा जाता है। क्रो सिग्निफाइज हिज डिप्रेसिव एंड सोरोफुल मूड। तो पोएम में जो क्रो है वो पोएट के डिप्रेसिव मतलब उदास एंड सोरोफुल दुखी मूड को दर्शाता है, दिखाता है। एंड हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री, और जैसा कि पता है कि हेमलॉक ट्री एक जहरीला ट्री होता है। बोथ बी सिग्निफाई दैट द पोएट वाज नॉट इन ए गुड मूड। दोनों इन एग्जाम्पल से पता लगता है कि पोएट कोई अच्छे मूड में तो नहीं था। एंड सो ही डिस्क्राइब्स द डार्क, डिप्रेसिव एंड बिटर साइड ऑफ नेचर टू प्रेजेंट हिज सिमिलर मूड। और पोएट अपने दुखी मूड को बताने के लिए अपने ये सब बताता है, उसका डार्क और डिप्रेसिव और बिटर साइड ऑफ नेचर, मतलब नेचर की कोई दूसरी साइड भी है, जो बिटर साइड है, जो अच्छी नहीं है। पर बच्चों अभी हम बता दें कि नेचर में कुछ भी बुरा नहीं होता है, कोई उसकी बिटर साइड नहीं होती है, नेचर में सब कुछ अच्छा होता है। तो अभी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे पोएम की। The poet says that once he was in a sad, depressive mood. तो पोइट बोलता है कि एक बार वो सैड मतलब उदास और डिप्रेसिव मूड में था। एंड ही वॉज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, और वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था। ए क्रो सिटिंग ऑन द सेम ट्री, और उसी हेमलॉक ट्री पर एक क्रो बैठा था। शुक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, दैट इज स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मतलब वो जो पेड़ पर हेमलॉक ट्री पर क्रो बैठा था उसने हेमलॉक ट्री को शेक किया और उस पे डस्ट ऑफ स्नो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जो बर्फ के, उनको हिलाया, शेक किया, और वो पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। तो दिस सिंपल एक्शन चेंज द पोएट्स मूड, और ये छोटा सा एक्शन, छोटा सा काम जो है ये पोएट के मूड को चेंज कर देता है। And he realized that he had just wasted a part of his day repenting and being lost in sorrow. और पोएट ये रियलाइज करता है, ये महसूस करता है कि उसने अपना दिन का कुछ हिस्सा ये पश्चाताप करने में और अपने दुख में अपना समय बिता दिया है। But the change in his mood made him realize that he should utilize the rest of the day. पर जो उसके मूड में चेंज हुआ उससे उसको ये महसूस होता है कि वो अपने बचे हुए दिन को अच्छे से यूज कर सके। इन सम यूजफुल एक्टिविटी, मतलब किसी दूसरे अच्छे काम में, यूजफुल काम में उस समय को यूज कर ले। His sorrow was washed away by the light shower of snow dust, और उसका जो दुख है एकदम खत्म हो जाता है, किसकी वजह से? लाइट शावर ऑफ स्नो, मतलब स्नो की छोटी छोटी पार्टिकल्स जब उसके ऊपर गिरती है उसकी वजह से। His spirit was revived and he got to utilize the rest of the day, और उसकी जो स्पिरिट है, उसकी आत्मा है, वो एकदम रिवाइव्ड मतलब पुनर्जीवित हो जाती है, उसमें फिर से ताजगी आ जाती है। एंड ही गॉट टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे, और वो अपने बचे हुए दिन को फिर से यूटिलाइज करने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये पोएम है बच्चों, और जब ये जो नेचर में, इससे ये मैसेज मिलता है कि नेचर में कुछ भी बुरा नहीं होता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है, और नेचर में खुद ही अपने दुखों को हील करने की पावर होती है, और वो सब कुछ हील कर देती है। तो ये आज की पोएम थी। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी।